नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज़ सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 2 पेपर नॉलेज एंड क्यूरिकुलम पार्ट 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाठ्यक्रम के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्यूरिकुलम कहा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इसके प्रस्तावना के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे इसके मीनिंग यानी कि अर्थ के बारे में। तीसरा हम जानेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। चौथा हम इसके आवश्यकता या महत्व के बारे में जानेंगे। और पांचवा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले इसके घटक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपको जो है आसानी से याद हो जाएगी। और ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सेमेस्टर 1 में भी आ चुका है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में भी ये टॉपिक आपको जो है वो पढ़ना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है वो आपको कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है एवं इसको प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करें। अगर आपको आवश्यकता नहीं पूछा जाएगा तो इसके प्रकृति या फिर विशेषताएं के बारे में पूछा जाएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे इसकी आवश्यकता एवं घटक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन सेक्शन यानी कि प्रस्तावना, जिसको आप लोग भूमिका भी कहते हो। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? शिक्षा एक व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा जो है वो दो तरह का होता है, एक औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा, या फिर एक आप कह सकते हो संकुचित और एक व्यापक। तो शिक्षा जो है वो एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, व्यापक के साथ साथ ये आपका गतिशील भी है। तो ये कैसे गतिशील है? तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है कि शिक्षा एक व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहती है। नेक्स्ट आपका सामान्यतः शिक्षा से हमारा अभिप्राय विद्यालय में औपचारिक शिक्षा से होता है। शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के बारे में हमें जानना है, इसीलिए पाठ्यक्रम शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सेतु का काम करता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षक अपने विचारों को शिक्षार्थी तक पहुंचा पाता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट जो है वो प्रस्तावना सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ क्यूरिकुलम। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के क्यूरिकुलम का हिंदी रूपांतर है जो कि लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम रूपी मार्ग पर दौड़ी जाती है। यहाँ पे हो जाएगा दौड़ी जाती है, जिसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो ये आपको मीनिंग वाले सेक्शन में लिखना है। और भी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे कि पाठ्यक्रम को हम प्रायः 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, या फिर पाठ्यक्रम को जनरली जो है वो साधारणतः 2 अर्थों में लिया जाता है, एक पाठ्यक्रम का संकुचित रूप और दूसरा पाठ्यक्रम का व्यापक रूप। पाठ्यक्रम का संकुचित रूप क्या है कि संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम का अर्थ केवल पुस्तकीय विषय वस्तु से होता है जो हमारे शैक्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी कि आपके बुक में, आपके स्कूल में क्लास के अंतर्गत जितनी भी शिक्षा दी जाती है वो आपके संकुचित रूप से हो गया। उसके अलावा स्कूल के क्लास के बाहर आपको जितने खेलकूद वगैरह करवाए जाते हैं, प्रोग्राम वगैरह करवाए जाते हैं, वो सब व्यापक के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि वो भी एक तरह से शिक्षा का भाग है। उससे भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम में शैक्षिक विषय वस्तु और समस्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं शामिल होती है जो कि हमें विद्यालय में करते हैं। किसी बालक के सर्वांगीण विकास के में पाठ्यक्रम का व्यापक रूप ही उत्तरदायी है। बालक का नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि सभी पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ से ही जुड़े हैं। तो देखिए, जीवन का जो है अगर हम बात करें सर्वांगीण विकास के बारे में, तो केवल संकुचित अर्थ में जो है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आपको खेलकूद चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो आई होप कि ये 2 चीज़ आप समझ गए होंगे कि संकुचित रूप और व्यापक अर्थ क्या है।
नेक्स्ट में आपको मेंशन करना है पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ें जो है वो याद नहीं रहती है, इसलिए हम यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे डिफिनेशन को सिलेक्ट करके लाए हैं जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। पहला है फ्रोवेल। तो फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। ये कथन जो है वो फ्रोवेल का कहना है। ठीक है, ये सब जो है वो कथन पे आधारित है, इसलिए आपको जो है वो ये चीज़ें एज इट इज याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मुनरो। तो मुनरो एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका कहना है कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तीसरा है बबीट। इनका कहना था कि उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती है। आपका चौथा डिफिनेशन है मुदालियर आयोग के द्वारा। पाठ्यक्रम वह है जो छात्र के जीवन के प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करता है। तो देखिए ये चीज़ें आपको एक बार में ही याद हो जाएगी। नेक्स्ट आपका पांचवा है डेविड प्रात के अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या औपचारिक शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रयासों का संगठित रूप है। तो यहाँ पे आपको जो भी 5 में से 3 से 4 जो है वो डिफिनेशन आसान लगे उसे आप जो है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता कई दृष्टिकोण से है। मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित है। पहला है समय एवं शक्ति की बचत। पाठ्यक्रम के कारण समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षा शास्त्री सभी का समय बच जाता है। निश्चितता होने के कारण उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। तो जैसा कि अगर हम बात करें पाठ्यक्रम का जो है मुख्य महत्व या फिर उपयोगिता, तो ये है आपका समय एवं शक्ति की बचत। अगर आपको कंफर्म टॉपिक दे दिया जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि निश्चितता आ जाती है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। वहीं आपको केवल नाम दे दिया जाए चैप्टर का, उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको जो है वो सभी टॉपिक्स को खोजने में दिक्कत होगी, समय का यहाँ पे जो है वो दुरुपयोग होगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि समय एवं शक्ति की बचत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है। शिक्षा का जैसा पाठ्यक्रम रहता है, शिक्षा के उद्देश्य वैसे ही होते हैं। बिना पाठ्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आप पॉइंट आप याद रखिएगा। केवल आपको जो है वो यहाँ पे पॉइंट जो है वो याद रखना है, बाकी सभी चीज़ें जो है वो आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले शिक्षकों के कार्यों में एकरूपता। तो पाठ्यक्रम के ही बदौलत विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षक का कार्य एक रूपता या समरूपता लिए होता है। इससे शिक्षा का एक स्तर बनता है, विद्यालयों के कार्यों में विभिन्नता नहीं आ पाती और भ्रम नहीं उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति। पाठ्यक्रम छात्रों को आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। छात्रों को यह भी मालूम रहता है कि अमुक स्तर पर उनका ज्ञान अमुक स्तर तक होना चाहिए। पाठ्यक्रम ज्ञान विज्ञान का साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नागरिकता का विकास। तो पाठ्यक्रम के द्वारा जो है वो नागरिकता का विकास कैसे होता है। तो पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को सुयोग्य एवं कुशल नागरिक बनाया जाता है, उनमें नागरिक गुणों की वृद्धि की जाती है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय भी रखे जाते हैं जिनसे नागरिक गुणों की वृद्धि होती है। छठा पॉइंट है चरित्र का विकास। प्रगतिशील शिक्षक प्रणालियां चरित्र के विकास पर बल देती है। इसका साधन पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के द्वारा चरित्र विकसित किया जाता है। सातवां है आपका व्यक्तित्व का विकास। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात पर बल देना चाहिए कि छात्रों का उससे विकास हो। छात्रों के हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। एंड आठवां है आपका खोज एवं आविष्कार। तो पाठ्यक्रम छात्रों में ज्ञान भरता है। ये छात्र उच्च श्रेणियों में जाकर खोज एवं आविष्कार की ओर उन्मुख होते हैं। कुछ छात्र इसमें सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 7 जो है 7 से 8 यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस कह लीजिए, महत्व या फिर आप आवश्यकता, ये 8 पॉइंट्स आपको यहाँ पे
मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसके डिस्क्रिप्शन है उसको आप और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, उसको जो है वो और भी डिटेल से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको केवल लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप ये सब के डिस्क्रिप्शन को जो है वो और भी लंबा करके लिख सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे इसके पॉइंट्स को याद रखना है। पहला है समय एवं शक्ति की बचत, दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, तीसरा विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले शिक्षकों के कार्यों में एकरूपता, ज्ञान की प्राप्ति, नेक्स्ट है नागरिकता का विकास, चरित्र का विकास, व्यक्तित्व का विकास, खोज एवं आविष्कार। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक या कारक, ठीक है। तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक कारक निम्नलिखित हैं, जिनको हम लोग फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो है आपका शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था किस तरह आपके पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है, चलिए देखते हैं। शिक्षा के इतिहास से यह मालूम पड़ता है कि अतीत काल से ही शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम का गहन संबंध रहा है और ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। पाठ्यक्रम का प्रारूप लचीला तथा परिवर्तनशील रहा है। छोटे बालकों का पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित रहा है, माध्यमिक स्तर का विषय केंद्रित रहा है। शिक्षा व्यवस्था के बदलने के साथ पाठ्यक्रम का भी प्रारूप बदल जाता है। तो ये आपका शिक्षा व्यवस्था के कारण जो है वो पाठ्यक्रम यहाँ पे बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका परीक्षा प्रणाली। तो परीक्षा प्रणाली कैसे इफेक्ट करता है आपके पाठ्यक्रम को। तो परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। निबंधात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप वस्तुनिष्ठ परीक्षा से बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का होता है। यानी कि जो आपका हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके एमसीक्यू टाइप के एग्ज़ाम के से बिल्कुल अलग होता है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पाठ्यक्रम के सूक्ष्म पाठ्यक्रम पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि निबंधात्मक परीक्षा में पाठ्यक्रम के व्यापक स्वरूप पर प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षा से उच्च उद्देश्यों का मापन किया जाता है, जबकि वस्तुनिष्ठ से निम्न उद्देश्यों का ही मापन किया जा सकता है। तो यहाँ पे परीक्षा प्रणाली जो है वो दो टाइप्स का जनरली, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो यहाँ पे दोनों में बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहाँ पे इसके द्वारा जो है वो उच्च उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप का तो यहाँ पे इसके द्वारा जो है वो निम्न उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है। आप डिस्क्रिप्टिव को सब्जेक्टिव भी कह सकते हो, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शासन पद्धति। तो शासन पद्धति जो है वो किस तरह पाठ्यक्रम को इफेक्ट जो है वो करता है। तो शिक्षा द्वारा राष्ट्र तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। शासन प्रणाली बदलने से पाठ्यक्रम के प्रारूप को बदलना होता है। केंद्र तथा राज्य स्तर पर पार्टी की सत्ता बदलने से भी पाठ्यक्रम के प्रारूप पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पाठ्यक्रम के विशिष्ट प्रारूप केंद्रीय सरकार प्रभावित करती है। भारत में शिक्षा राज्य या केंद्र द्वारा व्यवस्थित की जाती है। सभी प्रदेशों के पाठ्यक्रम के प्रारूप विभिन्न स्तरों पर अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मान लीजिए कि जब केंद्र सरकार में परिवर्तन होता है, शासन पद्धति वहाँ पे जो है वो जब दूसरे के हाथों में शासन आता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो चेंजिंग किया जाता है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो नया शिक्षा पद्धति लागू करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस में या पाठ्यक्रम में जो है वो चेंजिंग करते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा। राष्ट्र आयोग तथा समितियाँ। शिक्षा सुधार और विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर के आयोग तथा समितियां गठित की जाती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से अनेक आयोग तथा समितियां गठित की गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर सुधार के लिए सुझाव दिए और उन सुझावों को लागू करने का प्रयास किया गया, जिसने पाठ्यक्रम के प्रारूप को ही बदलना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन भी आपके जो है पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन से आर्थिक परिवर्तन की गति अधिक तीव्र होती है, इसीलिए ये आर्थिक तथा भौतिक परिवर्तन भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रमों के साथ तकनीकी के प्रशिक्षण यानी कि कंप्यूटर आदि संबंधी नए पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। शिक्षा के अंतर्गत दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है, जिसमें माध्यमों तथा संप्रेषण विधियों को विशेष महत्व दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको करने के बाद इसके बाद जो है वो आपको नीचे निष्कर्ष कर देना है। जिस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो वो निष्कर्ष लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब मार्क्स लेने के लिए जो है वो यहाँ पे अच्छा एक तरीका माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही आपका जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम लोग पाठ्यक्रम की विशेषताएँ या फिर इनके
प्रकृति के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, यानी कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएड्स का नोट्स जो है वो लगभग रेगुलर अब मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।